नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 जो कि आपका 6 to 12 क्लास के लिए वैकेंसी आई हुई है, साथ ही में प्राइमरी की भी वैकेंसी आ गई है, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 नंबर के। तो इसी क्रम में आज हम लोग इतिहास सब्जेक्ट से बीपीएससी के द्वारा जो पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी यहाँ पर क्रम वाइज आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह जो वीडियो है यह 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया एग्जाम है, जैसे कि प्री एग्ज़ाम हो गया, सीडीपीओ, पीसीएसजे, एपीओ, हेडमास्टर, ऑडिटर व अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं वह सभी एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं। तो इनमें हिस्ट्री से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, वह सभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गंगा घाटी, दूसरा ऑप्शन है यमुना घाटी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी और चौथा ऑप्शन है ताप्ती घाटी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा नर्मदा घाटी। तीसरा नंबर का विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर हम लोग व्याख्या सहित जो है उत्तर करेंगे। तो देखिए, आपका एक प्रश्न से 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न से क्या पॉइंट आपको, कौन सा बिंदु आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए सन ध्यान रखिएगा 1982 में एक नाम है, ध्यान रखना है आपको, अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों के जीवाश्म प्राप्त किए थे। यही जीवाश्म भारत में सबसे पहले प्राप्त हुए थे, मानव जीवाश्म। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 नंबर भीमबेटका। भीमबेटका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद सन 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की श्रेणी में धरोहर स्थल माना गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। इसे कालीबंगा या कालीबंगन के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन वह स्थित है राजस्थान में। आपका 2 नंबर का जो विकल्प है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न से जो 2-3 बिंदु बनते हैं वह आपको ध्यान रखना है। पहला नंबर का पॉइंट आपको याद रखना है कि इस स्थल की खोज किसने की थी। तो आपको उनका नाम ध्यान रखना है। अमलानंद घोष ने 1951-52 में इसकी खोज की थी, कालीबंगन की। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ से जुते हुए खेत और यज्ञ वेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो जुते हुए खेत और यज्ञ वेदी के प्रमाण यदि पूछा जाए किस स्थल से प्राप्त हुए थे, तो ध्यान रखिएगा कालीबंगन से यह प्राप्त हुए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण स्थल किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो मनके के निर्माण का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वह ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाटने से प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ था। यह पाटना एक स्थल है, ध्यान रखिएगा, यह स्थल जो पाटना है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि चिरानपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो जो चिरानपुरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से नवपाषाणिक संस्कृति के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। तो आपका 1 नंबर जो नवपाषाण संस्कृति है यह विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के सारण जिले में चिरान नामक एक छोटी सी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेषों की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्लियर होता है चिरानपुरा स्थल कहाँ स्थित था, बिहार के सारण जिले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है।
तो बताना है कि दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश। 3 नंबर का विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दमदमापुरा स्थल कहाँ है? यूपी में है। और यूपी के यदि पूछा जाए किस जिले में, तो प्रतापगढ़ जिले का नाम ध्यान रखना है। यूपी में कुछ और पुरा स्थल हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। पहला तो दमदमा हो गया, दूसरा आपको ध्यान रखना है मदहदा या महदहा इसे भी कहते हैं, और दमदमा आपका जो कि प्रश्न में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा, सही उत्तर 4th नंबर का विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, वर्तमान में मेहरगढ़ आपको ध्यान रखना है बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ है? बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह किस प्रकार का है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक नौपाषाणिक स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व में पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो से जो 102 पॉइंट आपको ध्यान रखना है वह यह ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो पहला पॉइंट आपका यह हुआ कि यह किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित एक स्थल था। ठीक है, अब दूसरी बात उसमें ध्यान रखनी है कि जो मोहनजोदड़ो दिया गया है, इस शब्द का कभी कभी अर्थ पूछा जाता है प्रश्न में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है इस शब्द का। तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आप सभी ने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, मृतकों का टीला, इसको मोहनजोदड़ो कहा जाता है। अब यदि बात करें तीसरे पॉइंट की, या दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरे पॉइंट की यदि बात की जाए तो ध्यान रखिएगा इसकी खोज के बारे में पूछा जाता है। तो 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। अब अगले प्रश्न की तरफ यदि बढ़ें तो प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इससे पहले के प्रश्नों में हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया होगा, आपने ऑप्शन में देखा होगा। तो वह सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगन। ऑप्शन 1 नंबर जो है आपका कालीबंगन, यहाँ से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, या प्राप्त हुए थे, यह हड़प्पा नगर है कालीबंगन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी जो अध्ययन सामग्री है वह आपको फ्री में एकदम उपलब्ध रहेगी, और जितनी भी मेहनत हम लोग करेंगे, हमारी टीम के द्वारा की जाएगी, वह सभी आपके लिए की जाएगी। तो आपका भी एक फ़र्ज छोटा सा बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी वीडियो आएँ उन सभी को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वह थी पक्की ईंटों से बनी इमारतें। आपका 1 नंबर का जो विकल्प है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्की ईंटों से बनी इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। आप सभी जानते होंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह प्रथम नगरीय क्रांति या नगरीय सभ्यता के नाम से भी यह जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो नगरों का जाल था वह कुछ इस तरीके से व्यवस्थित था कि यहाँ पर सड़कें जो रहती थी वह एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण पर काटती थी यहाँ जो सड़कों की व्यवस्था थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्तमान में यह लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, और गुजरात में यह बंदरगाह अहमदाबाद जिले के भोगवा नामक नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि इसका जो उत्खनन है या इसकी खोज आपको ध्यान रखना है एस.आर. राव के द्वारा 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। देखिए, इस स्थल से कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ या वस्तुएं मिली हैं या इसके बारे में और भी तथ्य सामने आए हैं। ध्यान दीजिएगा, नाव के आकार की 2 मोहरें यहाँ प्राप्त हुई हैं, और जो कि यह बंदरगाह था ही, तो यहाँ नाव से संबंधित आप लोग संबंध इसका बना लीजिएगा। दूसरा है कि यहाँ लकड़ी का अन्नागार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है,
और यहाँ पर तीसरा पॉइंट ध्यान रखने वाला है, यह है कि यहाँ पर अन्न पीसने वाली जो चक्की होती है वह यहाँ से प्राप्त की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का उपयोग हुआ था इसमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड कलर का या लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और पूरा पाषाण काल, जो भी काल थे वह सभी, जो भी प्रश्न आए थे बीपीएससी में पूछे गए थे वह सभी आपके हमारे द्वारा डिस्कस किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाता है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या यहाँ पर सीरियल वाइज चैप्टर वाइज आपको कराए जा रहे हैं। देखिए प्रश्न है कि वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है। काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ तक कि बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 3 बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न का सभी जानते होंगे उत्तर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 4 जो है या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना वेद है यह वेदों में। और ध्यान रखिएगा इसमें टोटल 10 मंडल हैं, या इसे कह सकते हैं या टोटल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अब इसमें जो सही प्रश्न पूछा जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। ठीक है, और यदि इसके रचनाकार पूछा जाए किसके, ऋग्वेद के, तो ध्यान रखिएगा विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पुरुषार्थ कितने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा टोटल पुरुषार्थ की संख्या जो है वह है 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब ये जो 4 पुरुषार्थ हैं वह कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। पहला धर्म हो गया, दूसरा अर्थ हो गया, तीसरा काम हो गया और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष हो गया। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 पुरुषार्थ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि त्रयी का अभिप्राय क्या है, मतलब कि यह जो त्रयी शब्द दिया है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है 3 वेद। 3 वेदों को ही त्रयी कहा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 3 वेद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, सोम और इस पर पेय पर नामांकित देवता से संबंधित है। ठीक है, या समर्पित है नवा मंडल। ध्यान रखिएगा जैसा कि अभी बताया गया कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक है या पहला है। ध्यान रखिएगा इसमें टोटल कितने मंडल अभी बताए पिछले क्वेश्चन में। तो टोटल जो मंडल बताए गए इसमें 10 मंडल बताए गए, और इसमें ध्यान रखिएगा जो टोटल सूक्त हैं वह हैं 1028। ठीक है, और इसमें मंत्रों की संख्या है 10,552। तो आपको ये मंत्रों की संख्या नहीं ध्यान रखना है, लेकिन इन मंडल और सूक्त के बारे में आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा जो नवा मंडल है वह समर्पित है किसको, सोम को, और इस पेय पर नामांकित देवता को। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को इसका उत्तर पहले से ही पता होगा। चलिए आसानी से कर लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, देखिए आप सभी जानते होंगे कि महावीर स्वामी का नाम आपने सुना होगा। महावीर स्वामी यदि पूछा जाए किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो आपको ध्यान रखना है 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, जब आप लोगों के कमेंट आएंगे तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह प्रश्न हुआ कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिए। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है। तो जो त्रिपिटक थे इनका संबंध बताना है कि किस धर्म से है। तो इसका संबंध था बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे जो त्रिपिटकों की संख्या है वह 3 है, इसीलिए इसको त्रिपिटक बोलते हैं। और इनके नाम यदि पूछा जाए तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने आपको बता देते हैं आपके सूचना के लिए कि जो NCERT की बुक और बिहार राज्य की जो बुक SCERT की बुक है उसका जो कंक्लूजन है 1 लाइनर, वह सभी बुक का कंक्लूजन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर चैनल के वीडियोज़ लिंक में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर 15 से 20 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। ठीक है, पूरी NCERT और SCERT उसमें कवर कराई गई है केवल और केवल बौद्ध धर्म चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ पर या सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दिया था। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, इसके बारे में बताया जाए। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ध्यान रखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध जी थे उनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो देखिए प्रश्न में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसका आयोजन कश्मीर में हुआ था, आपको यहाँ से यह ध्यान रखना है। तो किस शासक ने इसका आयोजन करवाया था यह पूछा जा रहा है, तो उनका नाम ध्यान रखना है, कनिष्क। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया गया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई गई थी। ठीक है, आप सभी को पता होगा टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली आपको पता होगा राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी जो प्रश्न में दिया गया है कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? अब महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने? तो वह प्राप्त किया था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण आपको ध्यान रखना है किसे कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कब हुई थी मृत्यु? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हो गई थी। ठीक है, इसी को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस सिद्धांत का? परमाणु सिद्धांत का। तो वैशेषिक जो थे इन्होंने भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में जो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस सिद्धांत के यदि प्रतिपादक पूछे जाएं तो उनका नाम ध्यान रखना है कणाद। ठीक है, कणाद ऋषि का नाम आपने सुना होगा, तो उन्हीं का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वह कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। इससे पहले के जो प्रश्न थे वह बौद्ध धर्म से जो संगीतियाँ हुई हैं उनसे थे, लेकिन यह प्रश्न जैन धर्म में जो संगीति हुई हैं उनसे रिलेटेड है। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी या 3 नंबर स्थूल भद्र। ठीक है, प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वह पाटलिपुत्र में और किसकी अध्यक्षता में? स्थूल भद्र। और प्रथम जैन संगीति के समय शासक कौन था आपको याद ध्यान रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में यह प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भरहूत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। यह दोनों केंद्र जो हैं भरहूत और अमरावती किसके सुप्रसिद्ध केंद्र थे यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म से संबंधित या सुप्रसिद्ध या प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन से? भरहूत और अमरावती। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि गौतमी। गौतमी बौद्ध संघ में प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा गौतमी को आप जानते होंगे कि प्रजापति गौतमी व महात्मा बुद्ध की लालन पोषण करने वाली माँ थी। ठीक है, इनकी मौसी थी क्योंकि इनकी माता का देहांत हो गया था जल्दी ही और इनका लालन पोषण किया था महाप्रजापति या प्रजापति गौतमी के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा जो आपको कम से कम किताबों में मिलता है, कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं, वह यह है। और प्रश्न भी ऐसे ही कुछ बीपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, आजकल टेंस बदल गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहली महिला अनुयायी की बात की गई है और यदि दूसरी महिला अनुयायी की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है गणिका एक थी जिनका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था? आम्रपाली गणिका थी। वह दूसरी महिला अनुयायी थी जिनको बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए जो कि बिहार पीसीएस के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे
इतिहास से संबंधित 2 से 3 वीडियो आएंगे। यह वीडियो लंबा इसलिए नहीं रखा गया, ज़्यादा प्रश्न इसमें और इसलिए नहीं शामिल किए गए कि यह वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता, जो कि आप लोगों के लिए एकदम बोरियत महसूस कराता। इसलिए आपके लिए यह 18 से 20 मिनट का वीडियो होगा। आप इसको 1.5 की स्पीड में लगाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी समय की बचत होगी और आपके क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।